नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा, किस्सा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे का। आखिर ऐसा क्या हुआ 21 जुलाई को कि तीसरे पहर से लेके अगले 4-5 घंटे में कुछ ऐसा घटित हुआ कि वह इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। क्या सिर्फ स्वास्थ्य उनका एक कारण था जो उन्होंने अपने इस्तीफे में जिक्र किया है जिसका, या फिर सरकार की तरफ से दबाव था, प्रेशर में आके उन्होंने इस्तीफा दिया, या एक इनएविटेबल सी स्थिति बन गई थी कि कुछ और हो ही नहीं सकता था, उनको पद छोड़ना ही पड़ता इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, या वो खुद डेस्परेट हो गए थे, बहुत कुछ घुटन सी महसूस कर रहे थे। क्या वजह रही, इस बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मैं 2 डिस्क्लेमर्स देना चाहता हूं। एक, जगदीप धनखड़ साहब के लिए मेरे मन में एक पर्सनल रिगार्ड और रिस्पेक्ट है। एक लंबी हमारी एसोसिएशन है, मैं भी जयपुर से हूँ, उन्होंने भी अपना बहुत लंबा वक्त जयपुर में बताया एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन हाई कोर्ट, और फिर ऑफकोर्स वो पॉलिटिक्स में आए। मैं तब इंडियन एक्सप्रेस में कॉरेस्पॉन्डेंट था, और इसलिए एक व्यक्तिगत सा भी दुख है और अफसोस है इस पूरे घटना चक्र पे। दूसरी बात यह कि इस संदर्भ में उनके इस्तीफे के बाद से मेरी जगदीप धनखड़ साहब से कोई बात नहीं हुई है। इसलिए जो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अपनी एनालिसिस, विश्लेषण, ये मेरी दूसरे लोगों से बातचीत, अपनी समझ, जो अच्छे लोगों ने इस विषय में कहा है, समझदार लोगों ने, उसका एक निचोड़ है। तो प्लीज़ आगे बढ़ें दोस्तों। उससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब बात करते हैं जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे की। ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। 21 जुलाई को सब नॉर्मल था, हमेशा की तरह सत्र का पहला दिन था, मॉनसून सेशन शुरू हुआ था, समय पे धनखड़ साहब पहुंचे। दोपहर तक उन्होंने अपने सारी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को बहुत ही अच्छी तरह अंजाम दिया। एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी ली अराउंड 12:30 इन द आफ्टरनून। दूसरी बैठक उन्होंने शेड्यूल करी 4 बजे के आसपास, जिसमें कि जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और अर्जुन मेघवाल साहब को आना था गवर्नमेंट के प्रतिनिधि की तरह से। वो आए नहीं। उसके बाद ऐसा क्या हुआ अगले 3-4 घंटे में कि जगदीप धनखड़ साहब ने आनन फानन में राष्ट्रपति जी से मिलने का समय मांगा, उनसे मुलाकात की, और फिर अपना त्यागपत्र उन्होंने करीब 9:30 बजे सोशल मीडिया के जरिए हम सबके साथ शेयर किया। तो कुछ बातों का मैं खुलासा करना चाहूँगा जो मेरी समझ में आती हैं। एक तो धनखड़ साहब एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सधे हुए, बहुत ही सोच के काम करने वाले व्यक्ति थे। उनकी हर चीज़ के पीछे कोई रीजनिंग होती थी, शब्दों पे उनकी महारत थी। तो फिर 21 जुलाई को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दिया अचानक, और सबको चौंका दिया, पूरे देश को। उनका रिजिग्नेशन लेटर एक्सट्रीमली कॉर्डियल था, सबको उन्होंने धन्यवाद दिया। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ कोर्स राष्ट्रपति मुर्मू को उन्होंने आभार जताया अपना कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनका मार्गदर्शन किया, उनके साथ सहयोग और कोऑपरेशन दिखाई। तो फिर हुआ क्या? कई तरह की बातें चल रही हैं, कई थ्योरीज, एनालिसिस, लेकिन जो मुझे सबसे सही बात लगती है वो मैं आपके साथ बांटता हूँ। तो पिछले कुछ महीनों से ये तो स्पष्ट हो रहा था कि धनखड़ साहब बहुत सहज नहीं महसूस कर रहे थे। उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई थी मार्च में, तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सरकार के साथ भी जैसे उनके पहले रिश्ते थे बहुत ही मधुर, उन रिश्तों में कोई गांठ पड़नी शुरू हो गई थी। बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं थी, बहुत सहज स्थिति नहीं थी। लेकिन ये सब बातें भी शायद चलती रहती और मामला खिंचता रहता, थोड़े टकराव के साथ ही सही। लेकिन जो 21 जुलाई को हुआ, जो ऑपोजिशन ने एक मोशन मूव किया जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट के संदर्भ में 50 लोगों से ज़्यादा के हस्ताक्षर के साथ, उस पर सरकार की कुछ नाराज़गी थी, कुछ या ज़्यादा। क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि जो भी नोटिस दिया जाए और फिर मोशन अडॉप्ट किया जाए, या वाइस प्रेसिडेंट जिसका उल्लेख करें सभापति राज्यसभा की तरह, वो एक मिला जुला नोटिस हो जिसमें ऑपोजिशन भी हो और सरकारी पक्ष भी हो, मतलब नॉन पार्टिसन वो मोशन होना चाहिए। उसके पीछे भी एक मत और सोच और कारण है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह के सुलझे हुए, बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने वाले राजनेता हैं, वो किसी भी मामले में सीधे सीधे न्यायपालिका या जुडिशरी से टकराव नहीं चाहते। तो वो इस मोशन को
चाहते थे कि नॉन पार्टिसन बने, खाली ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से नहीं और खाली ऑपोजिशन की तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं। नहीं तो जो एंटी करप्शन का प्लैंक है वो लेके ऑपोजिशन भागने लगता और सरकार कहीं पीछे खड़ी नजर आती। तो जिस तरह से धनखड़ साहब ने उस नोटिस को मेंशन किया राज्यसभा में, एक तरह से अनाउंस किया कि वो उसको एडमिट कर रहे हैं, उन्होंने ऑफकोर्स लोकसभा में जो दूसरा मोशन इस तरह का पहले पेश हुआ था उसका भी जिक्र किया और ये भी कहा कि दोनों सदन मतलब स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा के सभापति दोनों मिलकर एक कमेटी बनाएंगे, वो इस पे लुक इनटू करेगी। बट राज्यसभा में 21 जुलाई को ऑपोजिशन का मोशन एडमिट होना शायद एक बड़ी भूल रही उनकी, या कहिए सरकार को उससे बहुत नाराजगी हुई, उनको बहुत नाइत्तफाकी थी इस मूव से। तो ये जो जगदीप धनखड़ साहब का एक प्रोएक्टिव अप्रोच था जुडिशरी पर, और इस दिन 21 जुलाई के दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर जो उन्होंने ऑपोजिशन का मोशन स्वीकार किया, उसको अनाउंस किया, वो सरकार को बेहद नागवार गुजरा। साथ ही साथ कुछ बात ये भी है कि उन्होंने जस्टिस शेखर यादव का भी मेंशन कर दिया, जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में एक वीएचपी की मीटिंग में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। सरकार उस पर कुछ गो स्लो जाना चाहती थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो वीएचपी के फंक्शन में बोले थे और कुछ हिंदुत्व जैसी बात थी। बहरहाल हुआ ये कि इन दोनों बातों से और जिस तरह से उस दिन अप्रोच रहा जगदीप धनखड़ साहब का, सरकार में काफ़ी खलबली मची, नाराज़गी स्पष्ट दिखी और ये नाराज़गी बिल्डअप हो रही थी पिछले कई दिनों से, और धनखड़ साहब भी असहज थे पिछले कई दिनों से सरकार से। लेकिन उस विषय पर हम फिर आते हैं। हुआ क्या फिर उसके बाद जो हमारी जानकारी है कि राजनाथ सिंह जी जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने एक मोशन पे हस्ताक्षर कराने शुरू किए। अब उसको लेके दो तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि वो मोशन यशवंत वर्मा साहब, जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट के संबंध में ही था, और कुछ अन्य लोग कह रहे हैं कि सांसदों से, एनडीए के सांसदों से ब्लैंक पेपर्स पे साइन कराए गए। उसको लेके चर्चा ये शुरू हुई या धनखड़ साहब तक ये बात पहुंचाई गई या पहुंची कि उनके इम्पीचमेंट या उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार ला सकती है, और उस इग्नोमिनी से, उस ह्यूमिलिएशन से, उस परिस्थिति से बचने के लिए धनखड़ साहब का जो इस्तीफा था वो मुद्दा एस्केलेट हुआ, उसमें जल्दी आई, उन्होंने छोड़ा एकदम से। अब ये बात कितनी सही है इसकी जानकारी सिर्फ 4-5 लोगों को है, या तो उन वरिष्ठ मंत्रियों को या धनखड़ साहब को। लेकिन ब्लैंक पेपर्स पे या एक निश्चित मसौदे पे दस्तखत जरूर हो रहे थे एनडीए के सांसदों के। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती थी उपराष्ट्रपति के खिलाफ। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक डराने जैसी बात हो सकती है, एक थ्रेट जैसी बात हो सकती है। अपने ही वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ कौन सी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी और क्यों लाएगी। और कुछ अन्य लोगों का मानना है इस सरकार में कुछ भी हो सकता है, एक बार उनका अगर मन हट जाए किसी व्यक्ति से या किसी विषय से तो वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। बहरहाल वाइस प्रेसिडेंट ने सरकार का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया पूरी तरह। और फिर उस दिन उनके पास एक फ़ोन आया, बहुत ही बड़े आदमी का फ़ोन आया, जिसकी बात एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की बात की तरह मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि आपके इस एक्शन से सरकार में बहुत नाराज़गी है, बहुत बेचैनी है। इस पे धनखड़ साहब ने कहा, बताया कि अगर नाराज़गी है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। दूसरी तरफ से उनको ये कहा नहीं गया कि नहीं इस्तीफ़ा मत दीजिए, या शायद ये कह दिया गया जैसे आप ठीक समझे वैसे कीजिए, और उसके बाद धनखड़ साहब का इस्तीफ़ा हो गया। तो दो बातें तो तय है कि स्वास्थ्य कारण नहीं था, दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस धनखड़ साहब लूज कर चुके थे। कई उसके कारण रहे। अब एक कारण ये भी रहा कि पिछले कुछ हफ्तों महीनों में धनखड़ साहब थोड़े मुखर हो गए थे कुछ विषयों पे। एक तो वो सरकार के कुछ कामकाज के तरीके से या सर्टेन डिसीजन से बहुत संतुष्ट नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, और उसके बारे में लोगों से अपना मत शेयर कर लेते थे। कुछ एक बात ये भी थी कि जो जुडिशरी पे उनके बड़े वोकल कमेंट्स होते थे, उसको लेके भी सरकार में काफ़ी परेशानी थी, क्योंकि धनखड़ साहब पेशे से वकील हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड, पूरा जीवन वकालत में और अदालतों के साथ निकला, तो उनका एक निश्चित मत था इन सब विषयों पर, और वो सोचते थे कि एज वाइस प्रेसिडेंट भी वो अपना मत प्रकट कर सकते हैं। लेकिन सरकारी सोच ये था कि भाई उपराष्ट्रपति तो एक सेरेमोनियल पोस्ट है, एक संवैधानिक पोस्ट है, अब अगर इस कुर्सी पर रहते हुए कोई मत प्रकट करते हैं तो उसको लोग इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं, खासकर जुडिशरी, कि ये तो सरकार का मत है जिसको धनखड़ साहब के ज़बानी बुलवाया जा रहा है या वो बोल रहे हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन, उलझन आई सरकार बनाम धनखड़ साहब के रिश्तों में, और वो क्लैरिफाई हो नहीं पाई। और प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाहते जुडिशरी से टकराव, वो एक कॉर्डियल रिलेशंस चाहते हैं न्यायपालिका के साथ। इसलिए
कई बिंदुओं पर इस विषय पर भी, न्यायपालिका के मुद्दे पर भी धनखड़ साहब और सरकार के बीच में खींचतान, असहजता, डिफरेंसेस बढ़े और एक डिसअप्रूवल हुआ सरकार की तरफ से धनखड़ साहब की बातों का। तो सरकार और धनखड़ साहब के जो पिछले कुछ महीनों में डिफरेंसेस थे, उसका बैकड्रॉप ये था। एक तो कुछ धनखड़ साहब का ज़रूरत से ज़्यादा वोकल होना, अपना मत बहुत स्पष्टता के साथ प्रकट करना, खासकर जुडिशल मामलों में। एक उनका सरकार की कुछ आलोचना करना, कुछ कदमों की, कुछ फैसलों के खिलाफ बोलना, और एक ऑपोजिशन लीडर्स से जो उन्होंने मुलाकात का सिलसिला शुरू किया पिछले कुछ दिनों में, और ख़ासकर जिस तरह से वो केजरीवाल से मिले, उस पर तो बहुत आपत्ति जताई गई सत्ता पक्ष के कुछ सीनियर सदस्यों के द्वारा। और इन सर्कमस्टांसेस में, इस बैकड्रॉप में धनखड़ साहब और सरकार के बीच में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया। लेकिन इस्तीफे तक कैसे पहुंचा, वो शायद उस दिन का ट्रिगर पॉइंट था, जो धनखड़ साहब ने ऑपोजिशन का मोशन इम्पीचमेंट के लिए एडमिट किया, और सरकार को लगा कि कहीं ऑपोजिशन को ज़्यादा तरजीह तो नहीं दे रहे हैं, उनको पीछे तो नहीं धकेल रहे हैं सरकार को, और वो नाराज़गी व्यक्त की गई और उस नाराज़गी में इस्तीफ़ा मांगा गया। क्या धनखड़ साहब की तरफ से ये कह दिया गया कि अगर आप नाराज़ हैं तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, और उनको समझाया नहीं गया? ये सब कयास की बातें हैं, अटकलों की बातें। लेकिन जो मुझे हैरानी होती है व्यक्तिगत रूप से हमेशा, कि धनखड़ साहब जैसा सुलझा हुआ, इंटेलिजेंट, जो हर शब्द तोल तोल के बोलते थे, आफ्टरऑल पेशे से वकील थे, शब्दों की वो अहमियत समझते थे, हर चीज़ को अच्छी तरह से जानते बूझते थे, वो ऐसी स्टेज तक कैसे ले आए अपने और सरकार के संबंधों को, कि जहां से एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया और उनको छोड़ना पड़ा? क्योंकि कुछ ही दिन पहले तो उन्होंने पब्लिकली बोला था कि मैं समय पे रिटायर होऊंगा, और समय कब होगा? अगस्त 2027 में। और समय आ कब गया? 21 जुलाई 2025 में, 2 साल 25 महीने पहले टू बी प्रिसाइज। धनखड़ साहब और सरकार के बीच के रिश्ते किस तरह से एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचे, कोई रिकन्सिलिएशन संभव नहीं था, वो तो इसी बात से दिख रहा है कि इस्तीफा हो गया इतने आनंद फानन में, इतनी जल्दबाजी में। लेकिन कितने तल्ख रिश्ते हो गए थे, कितने असहज रिश्ते हो गए थे, उसका अंदाज़ा प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही टर्स और क्रिप्टिक ट्वीट भी देती है, जिसमें उन्होंने कोई प्रशंसा नहीं की धनखड़ साहब के कंट्रीब्यूशन की, बल्कि सिर्फ ये कहा कि धनखड़ साहब ने कई पदों को सुशोभित किया भारत सरकार में, और वो उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब एक दो बातें और रह जाती हैं जिसकी भी चर्चा कर लें। क्या वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब उस दिन कुछ जल्दबाजी में इस्तीफा दे गए, या वो समझ गए कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और उनका इस्तीफा उसी दिन होना चाहिए? क्या वो कुछ टाइम बाय आउट कर सकते थे? क्या वो कुछ टाइम बाय आउट करना चाहते थे? क्या वो पूरा सत्र निकाल सकते थे? क्या सरकार चाहती थी कि वो सत्र निकालें, या बिल्कुल ही उस दिन पटाक्षेप होने की स्थिति बन गई थी और वो पटाक्षेप हो गया इस तरह के टकराव के बीच में? तो सरकार के लिए भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन रही, क्योंकि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ अपने टेन्योर समापन से पहले। और धनखड़ साहब के लिए भी, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि धनखड़ साहब बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे कि इन सर्कमस्टांसेस में इस तरह से उनका उपराष्ट्रपति भवन से जाना हो, या इस मोड़ पर उनकी पब्लिक इनिंग्स इस तरह से खत्म हो। एक और विषय जिस पे चर्चा शुरू हो गई है कि धनखड़ साहब की साइड ऑफ द स्टोरी कब पब्लिक होगी, और सरकार की साइड ऑफ द स्टोरी कौन और कब पब्लिक करेगा। मेरे ख्याल से फिलहाल तो शायद दोनों पक्षों की तरफ से ये रहेगा कि डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ द वेला। दोनों ही शायद कुछ समय के लिए चुप्पी साधे रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे सारी बात निकल के सामने आएगी। और धनखड़ साहब भी, जिस तरह की उनकी शख्सियत है, वो अपना स्टैंड और अपना पक्ष जरूर रखेंगे, बट ही विल डिसाइड ऑन द टाइम एंड ओकेजन फॉर दैट, कब और किस तरह से वो अपनी बात पूरी तरह से शेयर करते हैं पब्लिक के साथ। क्योंकि जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी एडिटोरियल में लिखा है कि ही मस्ट कम क्लीन और ही शुड स्पीक एज टू व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड, तो वो भी एक ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल आज की बात का मैं समापन करूं, एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही एक अफसोस की बात रही जिन सर्कमस्टांसेस में इस्तीफा हुआ, और कुछ हद तक कई लोगों के लिए, खासकर राजस्थान में, ये एक पर्सनल लॉस का विषय भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे धनखड़ साहब को, बहुत ही उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे, और वो स्वयं एक बहुत ही सुलझे हुए और इंटेलिजेंट, डिग्निफाइड, डिसेंट व्यक्ति है। खैर, नियति को शायद यही मंजूर था कि इस कथा का पटाक्षेप इसी तरह से हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी पेशकश और हमारा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।